द जनरेशन विच इज सेड टू बी इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। जनरेशन जिसे कुछ करना नहीं आता, कई सारी चीजों में खामियां निकलती हैं, क्या करेगी ये जनरेशन आगे जाकर। जेनजी जनरेशन ने नेपाल के अंदर सरकार गिरा दी। नेपाल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने अपनी चेयर से रिजाइन कर दिया एंड ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। पार्लियामेंट का हाउस देखो, पार्लियामेंट हाउस को पूरी तरह से जला दिया गया है। बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई है नेपाल के अंदर। आप देखो जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के केपी शर्मा ओली, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर के हाउस को जला दिया गया। जो फाइनेंस मिनिस्टर है नेपाल के, उन्हें तो बहुत बुरी तरह चप्पलों से मारा गया रोड पे निकालकर ड्यूरिंग द रैली, ड्यूरिंग द मार्च। और इसी दौरान एक बहुत अनफॉर्चुनेट घटना होती है। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ओनली। तो ऐसी कई सारी चीजें हुई है नेपाल के अंदर। बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई है जो स्टार्ट हुई थी 8 सितंबर से। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रोटेस्ट कन्वर्ट हुई और आज नेपाल की जो सरकार है वो गिर गई है। नेपाल की सरकार गिर गई और नया अब आगे क्या बनेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मोनार्की आ जानी चाहिए और भी कई सारे अदर डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना है कि वाई नेपाल प्रोटेस्टेड, वाई जेनजी प्रोटेस्ट। अब देखो ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होती है 8 सितंबर से। 8 सितंबर 2025 से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होती है। बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। अदर द रीजंस है, रीजंस आई विल टेल यू। अब देखो ये जो प्रोटेस्ट है, इसमें मातीनगर से पार्लियामेंट की तरफ लोग जा रहे थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, मार्च कर रहे थे, अपनी अलग अलग डिमांड्स रखते। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल ने स्पॉन्सर किया था, मीन्स हामी नेपाल ने ही गाइड किया था। इस प्रोटेस्ट में आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द जो स्ट्रेंथ थी 25 साल तक के युवा, जिसमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स, ये सब थे। ऑफिस गोइंग पीपल, ये सब लोग थे। अब इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि सरकार ने पुलिसिंग वहां पे लगा दी। तो पुलिसिंग जब लगाई गई तो वहां पे शुरू में तो वहां पे कुछ नहीं, इतना ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। रबर से फायरिंग की गई, लेकिन फिर पार्लियामेंट के जैसे जो पास में जाती है भीड़, लेकिन पार्लियामेंट के आसपास पहुंचते ही पुलिस को ऑर्डर मिलता है टू शूट, और पुलिस ने डायरेक्ट फायर पास कर दी जितनी भी क्राउड वहां पर थी उन पे। जिनका असर क्या हुआ कि 19 प्रोटेस्टर्स वहीं पे मारे गए। दे वर बीइंग किल्ड बाय द पुलिस। और ये फायरिंग बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और इस तरह से ओपन में जब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ मार्च कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, तो आप फायरिंग नहीं कर सकते। अब देश के अंदर जैसे ही ये सारी खबर फैलती है, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स अलग अलग सिटीज के अंदर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। काठमांडू में, दमाक में, भरतपुर में, अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग लेवल पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है। पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। सरकार इस प्रोटेस्ट को रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट नाकामयाब कोशिश के आगे कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें आगे इफेक्ट हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लगातार प्रोटेस्ट करते गए। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है। प्रोटेस्ट होने के पीछे ऐसा नहीं है कि नेपाल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन्हें बैन कर दिया इसलिए प्रोटेस्ट हुई है। नेपाल के अंदर आप देखो जितनी ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स जहां वहां पे जो नेपोटिज्म। अब देखो सबसे पहला सवाल कि इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई क्यों, इसके पीछे 5 मेजर रीजंस आप समझ सकते हो। सबसे पहला रीजन दैट इज करप्शन। नेपाल की जो गवर्नमेंट है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, द प्राइम मिनिस्टर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, द वाइस प्रेसिडेंट्स और भी अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर, इन सब पे अलग अलग केसेस हैं और कई सारे करोड़ों रुपए का घोटाले के केसेस हैं। आप देखो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन चल रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, तो यहाँ की जो नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल नेपालीज जो लोग हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। कई सारे लोगों को मजबूरन जो रशिया में जो वॉर हो रहा है, रशियन आर्मी में वहां पे जाना पड़ा ताकि वो कुछ कमा सके। बट नेपाल की सरकार ने उन्हें कोई मदद नहीं करी। तो ये सबसे पहला तो करप्शन। दूसरा रीजन है दैट इज नेपोटिज्म। नेपाल की जो सरकार है, सरकार के जो बच्चे हैं उनको सारी फैसिलिटी मिलती है। उसकी वजह से भी आप देखो टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। सबसे पहला तो ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं, वो अपना लग्जरियस लाइफस्टाइल शो करते हैं, वो पूरी ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं। उनका कंपैरिजन किया गया एक नॉर्मल पीपल से, जो नॉर्मल लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरतें होती हैं वो भी नहीं पूरी कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से भी सोशल मीडिया पे ये इनइक्वालिटी दर्शाई गई लोगों की कि किस तरह से नेपोटिज्म फ्लरिश कर रहा है नेपाल के अंदर। जो नेपो किड्स हैं, जो लीडर्स के जो बच्चे हैं या फिर जो अमीरों के बच्चे हैं, जो बिजनेसमैन के बच्चे हैं, दे आर लिविंग देयर लाइफ फुली, और हम किस तरह से नॉर्मल पीपल अपनी लाइफ जी रहे हैं।
तो ये सारा दर्शाया गया। करप्शन बहुत ज्यादा था नेपोटिज्म की वजह से, और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, मतलब जो गरीबी का जो गैप है आप देखो बहुत ज्यादा है। नेपाल के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज, उनमें से बहुत बड़ा मेजर रोल पार्ट करता है टूरिज्म। अब जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया तो टूरिज्म बहुत हद तक अफेक्ट हुआ। और टूरिज्म अफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग होती है, ठीक है, ऑनलाइन कई सारी चीजें और जो होती हैं, कई सारी जो सैंपल्स दिखाए जाते हैं क्लाइंट्स को। तो ये सारी चीजों की वजह से अब सोशल मीडिया ही बैन कर दिया तो टूरिज्म पे कितना बड़ा असर पड़ने वाला था। तो एक जो सोर्स था वो भी चला गया उनका। तो इन सारे कारणों की वजह से नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था। और इसमें सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए तो जो लोग नेपाल से बाहर रह रहे हैं वो बाहर वाले लोगों से किस तरह से कांटेक्ट करेंगे। तो इन सारे रीजंस की वजह से नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। 8 सितंबर को ये प्रोटेस्ट हुई थी, और अब आज देखो अगर आप 12 सितंबर 11 सितंबर तक तो नेपाल की सरकार गिर चुकी है। तो बहुत ही जल्दी टाइम के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है जिसकी वजह से नेपाल के अंदर ये सरकार गिर गई। अब देखो इसके आगे सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे। कई सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी चाहे पहले जैसी मोनार्की ही आ जाए। 2008 तक नेपाल के अंदर मोनार्की ही थी। 28 मई 2008 तक जाकर उसके बाद में नेपाल में मोनार्की हटी थी। अब देखो डिफरेंस ये है कि चाहे मोनार्की आ जाएगी तो भी कुछ इतना ज्यादा सॉल्व नहीं होने वाला। एक अच्छी डेमोक्रेटिक सरकार आनी चाहिए नेपाल के अंदर। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम पे क्या होगा, क्योंकि इंडिया के कई सारे स्टूडेंट्स नेपाल जाते हैं पढ़ने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। अब आपने ये देखा होगा कि नेपाल की एक और यूनिवर्सिटी ने इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बहुत गंदा बिहेवियर किया था। तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं कई सारे रेदर देन नेपाल जाने की जगह अदर कंट्रीज में जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूक्रेन में बहुत सारे पहले इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे। यूक्रेन ना जाकर अदर दूसरी कंट्रीज में जाना ज्यादा प्रेफर करा स्टूडेंट्स ने। उसी तरह नेपाल ना जाकर अदर कंट्रीज में जाना स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेफर करेंगे। ये हमारे इंडिया पे भी इम्पैक्ट होगा। बट इससे हमें लेसन क्या मिला? लेसन ये मिला कि जेंजी कैन डू थिंग्स, और अगर सरकार लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करती है देन डेफिनेटली लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अब जैसे जीएस हापुड़ का केस हुआ, जीएस हापुड़ ने जो फीस बढ़ाई उसमें भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उस पर भी कोई इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो इसका असर, इससे यही सीख मिलती है कि तो नेपाल में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई, उससे हमें यही सीख मिलती है कि जब लोगों की आवाज को इस तरह से दबाया जाएगा देन डेफिनेटली पीपल विल प्रोटेस्ट वेरी एग्रेसिवली, और इस एग्रेशन के साथ प्रोटेस्ट होगा कि सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी। सो दिस इज द थिंग जो हमें समझ आ रही है नेपाल के प्रोटेस्ट से। और नेपाल में अब आगे क्या होगा वो तो नेपाल पर है, नेपाल की गवर्नमेंट पर है। बट द थिंग इज कि इंडिया से जो कई सारे हजारों बच्चे एमबीबीएस करने के लिए नेपाल जाते थे उसमें से काफी फ्लो आप देख सकते हो कि दूसरे कंट्रीज में डाइवर्ट होगा। तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का देखो तो आप सोच समझ के देखना, क्योंकि आपको उसी कंट्री में सर्वाइव करना है जहां पे अभी फिलहाल में करंट में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं। तो रेदर देन आप एक रिस्की प्लेस चूज करने की जगह आप एक सेफर ऑप्शन चूज करो इफ यू आर गोइंग फॉर मेडिकल देयर, इफ यू आर अबाउट टू गो। क्योंकि कई सारे बच्चे नेपाल को सिलेक्ट करते हैं बिकॉज नेपाल की जो एमबीबीएस का जो कोर्स है दैट इज वेरी गुड। तो ये चीज आप पहले सोच समझ कर करो, क्योंकि अदर कंट्रीज के भी ऑप्शन रह सकते हैं, जैसे जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तिमोर हो गया, ठीक है। आपको क्यों ऐसे देश में वापस जाना जहां पे कई सारे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप सोच समझ के चलो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। मेक श्योर you subscribe to the channel, and all the best for everything, and take care of yourself.